बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो साइकोलॉजी की टाइप्स थी और उसमें मैंने आपसे जो 2 टाइप्स हैं सबसे पहले वो डिस्कस की थी, जिसमें पहली जो किस्म है वो प्योर साइकोलॉजी है और दूसरी जो किस्म है वो अप्लाइड साइकोलॉजी थी। इसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी को मैंने आगे भी मुख्तलिफ जो उसकी एग्ज़ाम है उसमें तकसीम किया था और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ 2 ही एग्ज़ाम डिस्कस की थी, जिनमें पहले अप्लाइड साइकोलॉजी की जो किस्म थी वो थी जनरल साइकोलॉजी और दूसरी किस्म थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आज मैं जो हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी की बाकी एग्ज़ाम है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी ये वीडियोस जो हैं वो एक तरफ तो टीचर्स पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो कि एजुकेशन के लेक्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो व्यूअर्स, आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी की तीसरी किस्म को देखेंगे और वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले हम किसी भी मसले को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस मसले से मुतल्लिक़ा मालूमात को इकट्ठा करते हैं और उनका तज़िया करके फिर हम किसी भी नतीजे पर पहुंचते हैं। जब हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करें किसी भी मसले के लिए तो इसका मतलब है कि हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर टीचर 2 ग्रुप बनाए और उन दोनों ग्रुपों में वो ये देखना चाहे कि कौन सा तरीका जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप को वो AV एड्स के ज़रिए पढ़ाए और दूसरे ग्रुप को वो AV एड्स के बग़ैर पढ़ाए, और जब वो एक ख़ास मुद्दत तक दोनों ग्रुप्स को पढ़ा लेगा और उसके बाद जब वो उनका एग्ज़ाम लेगा और उस एग्ज़ाम की बुनियाद पर उससे फिर ये नतीजा निकलेगा कि अगर फ़र्ज़ करें ग्रुप ए जिसको कि AV एड्स के ज़रिए पढ़ाया गया था और उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि AV एड्स का इस्तेमाल जो है वो बच्चों की लर्निंग के ऊपर पॉजिटिव असर डालता है और वो बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल होगा। तो अगर टीचर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात के ज़रिए और इसके साथ साथ अपने मुशाहदात के ज़रिए बच्चे के ज़हन और इसके साथ साथ बच्चे के किरदार के हवाले से मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठा करके कोई भी नतीजा अख्ज़ करे तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जो अगली किस्म है वो है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि अगर बच्चा अपने क्लास में या माशरे में अपने जो बाकी अफराद हैं और इसके साथ साथ क्लास में अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे कोई ना कोई मसला है और टीचर जब उस मसले को जानकर उसकी वजूहात को जानता है और उस मसले को हल करने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वो सोशल साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो बाकी लोगों के साथ इसलिए भी घुल मिल नहीं पाता क्योंकि वो अपने किसी तिबी मसले की वजह से या अपने किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो टीचर इस तरह के बच्चों के मसाइल को समझता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। तो सोशल साइकोलॉजी में हम माशरे के लिहाज से बच्चे के जहन का और इसके साथ साथ बच्चे के जब किरदार का मुतालिया करें और फिर हम किसी नतीजे पर पहुँचें तो वो सोशल साइकोलॉजी होगी। जो अगली किस्म है उसमें हम देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर फ़र्ज़ करें बच्चे को कोई तिब्बी मसला है जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में या अपने घर में सही तरह एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम इस तरह के मसाइल को देखते हैं
जिसमें टीचर जो है वो बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करता है और उन मालूमात की बिना पर वो किसी नतीजे पर पहुंचता है और बच्चे के मसले को हल करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ करें बच्चा जो है वो क्लास में और टीचर की बात को सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो हो सकता है कि उसकी आई साइट वीक हो, या हो सकता है कि बच्चे के जो कान हैं उनकी स्मार्ट जो है वो कम हो, जिसकी वजह से वो बच्चा टीचर की या अपने क्लास फेलोज़ के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। तो इस तरह के मसाइल में टीचर जो है वो बच्चे के मसाइल को समझती है और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर, अपने तजर्बात की बुनियाद पर और फिर जो भी वो नतीजा अख़ज़ करती है उसकी बुनियाद पर बच्चे के मसले को हल करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब है कि उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अब हम अगली किस्म को देखते हैं जो कि है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे को अहमियत दी जाती है और इसमें बच्चे के जहन को और इसके साथ साथ बच्चे के किरदार को स्कूल में, घर में और इसके साथ साथ माशरे में देखने की कोशिश की जाती है। और अगर फ़र्ज़ करें बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर वो स्कूल में या घर में या माशरे में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो हम बच्चे के बारे में अपने मुशाहदात की बिना पर और अपने तजर्बात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मालूमात हासिल करते हैं और उन मालूमात की बिना पर बच्चे के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में हम बच्चे के बिहेवियर को और इसके साथ साथ उसके माइंड को देखते हैं। जो हमारी अगली किस्म है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, यानी कि बच्चे के लिए सबसे पहले तफूलियत का दौर होता है, इसके बाद जो बच्चे का बचपन का दौर है, इसके बाद बच्चे की बुलूगत का दौर आ जाता है और उसके बाद बच्चे का बुढ़ापा आ जाता है। तो डेवलपमेंट की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं इसमें हम ये देखते हैं कि हर स्टेज की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं और उसकी मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम बच्चे की जो भी डेवलपमेंट का लेवल है उस हवाले से बच्चे के साथ हम उस तरह का बर्ताव करते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग और इसके साथ साथ बच्चा माशरे में सही तरह एडजस्ट हो पाए। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम बच्चे के इनफरादी इख्तलाफात को देखते हुए और इसके साथ साथ बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टेज की ज़रूरियात हैं उसको देखते हुए बच्चे के बारे में कोई भी फ़ैसला करते हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बच्चे की डेवलपमेंट की स्टेजेस को देखा जाता है। अगली जो हमारी किस्म है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की इस किस्म में हम इंडस्ट्री के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हों उन मसाइल की वजूहात को जानते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि बाज़ का इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जो मज़दूर हैं या मालिक हैं उनके आपस में बहुत ज़्यादा टकराव हो जाता है और बात हड़ताल तक आ जाती है। लेकिन जब हम ये महसूस करें कि इस मसले की वजूहात क्या हैं और उन वजूहात को जानकर जब हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ हम जो वर्कर हैं उनके भी जहन को और उनके किरदार को जानने की कोशिश करें और इसके साथ साथ जो मालिक हैं उनके भी किरदार को और उनके जहन को जानने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है कि हमने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जो अगली किस्म है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें अगर फ़र्ज़ करें बच्चे को कोई भी तिब्बी मसला हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस तरह के मसाइल को देखा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में और इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले आपसे ये बात डिस्कस की कि अगर बच्चे की आई साइट ख़राब हो या उसके कानों को कोई मसला हो या उसके जिस्म के दीगर अज़ा को कोई प्रॉब्लम हो, उसकी सेहत अच्छी ना हो, तो वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो नहीं दे पाएगा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसकी सेहत के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको जानकर उन मसाइल को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो जो अगली किस्म है वो है हमारी क्रिमिनल साइकोलॉजी। बाज़ बात आपने क्लास में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही टीचर की बात से उलट चल रहे होते हैं। वो बच्चे अपने टीचर्स के लिए, अपने क्लास फेलोज़ के लिए और इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होते हैं।
मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो जो इस तरह का क्रिमिनल बच्चा होगा वो उसको तंग करने की कोशिश करेगा, या जो क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो अक्सर ही तोड़ता है और यूँ लगता है कि वो उनको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर ऐसा कर रहा है। तो उनके इस रवैये के पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम बच्चों के इस तरह के रवैये के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। जो अगली किस्म है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। जिसमें हम इंसानी जो अज़ा हैं उनके बारे में जानते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में जानते हुए हम बच्चे के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस देते हैं। यानी कि बच्चे के जो सेंसेस हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, या बच्चे का दिमाग कैसे इस्तेमाल हो रहा है, या बच्चे के जिस्म के दीगर अज़ा जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर इस हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाती है। जो हमारी आखिरी किस्म है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और हमारी साइकोलॉजी में इसी किस्म को हम ज़्यादा पढ़ने की और इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें तालीमी माहौल में बच्चे के जहन को और इसके साथ साथ उसके किरदार को जानने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारी ऐसी गाइडेंस और गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों की लर्निंग को, बच्चों की मेमोरी लेवल को और इसके साथ साथ बच्चे के ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियोस में मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के हवाले से ज़रूर अहम और दिलचस्प मालूमात दूंगी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।